Good morning, good evening, good afternoon as per the time you are watching the video. In this particular video lecture, we are going to revise the chapter 2 of history textbook which is the nationalism in India. तो आइए बाबू पढ़ाई करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया की। सबसे पहली बात चैप्टर का टाइटल आपको समझा दें। चैप्टर में हमें ओनली एंड ओनली किसके बारे में पढ़ना है? इंडिया के बारे में। क्या ये आज का इंडिया है? नहीं, ये आज़ादी से पहले का इंडिया है। ठीक है, ये आज़ादी से पहले की भारत की कहानी आपको इसमें पढ़ाई जा रही है। और आज़ादी हमें कब प्राप्त होती है? 1947 में। आज़ादी हमें कब प्राप्त होती है बाबू? 1947 में। और ये जो हमें कहानी है ना, ये 1910 से शुरू हो रही है। मोटा मोटी इस चैप्टर में कहानियाँ कहाँ से शुरू होती हैं? 1910 से और कहाँ तक जाती हैं? 1947 तक। तो सबसे पहले आज़ादी का स्ट्रगल कैसे हुआ इसके बारे में हम जानेंगे। नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन सब के बारे में, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। वर्ल्ड वॉर 1 के भारत पर क्या इम्पैक्ट्स होते हैं इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनलिज्म से। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? द फीलिंग ऑफ वननेस। द फीलिंग ऑफ वननेस यानी हम सब एक हैं, ये वाली जो भावना है ना, इसी को हम क्या बुलाते हैं? नेशनलिज्म। इसी को हम क्या बुलाते हैं बाबू? नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इन इंडिया का क्या मतलब है? नेशनलिज्म इन इंडिया टाइटल का मतलब है कि भारत के लोगों में ये भावना कब डेवलप होती है कि हम सब एक जैसे हैं। भारत में रह रहे इतने सारे अलग अलग लोग, हिंदूज, मुस्लिम्स, अलग अलग सोशल ग्रुप से आने वाले लोग, जैसे कोई वर्कर है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई पीजेंट्स है, ये सब कैसे एक ही आंदोलन की छत्र छाया में आता है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है? ये ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा क्यों हो पाता है कि भारत में ये सारे लोगों को लगने लगा कि हम सब एक जैसे हैं? तो आंसर है ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ये सारे लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजी सत्ता के द्वारा सताए गए थे, अंग्रेजी सत्ता के द्वारा परेशान किए गए थे, एक्सप्लॉइटेड थे। बात समझ आ रहा है? तो यही जो सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड है, ये कॉमन बॉन्ड बना जिसने डिफरेंट ग्रुप्स को साथ में लेकर के आया एक कॉमन स्ट्रगल के छत्र छाया में। बात समझ आ रहा है? तो भारत में राष्ट्रवाद का विकास, इसका मतलब है भारत में इस भावना का विकास कि हम सब एक जैसे हैं, कि हम सब क्या हैं? एक जैसे हैं। इस भावना का विकास इस बात से होता है कि लोगों को लगता है कि हम सब क्या हैं? सताए गए हैं और चलो एकजुट होकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। नो डाउट जब भी लोग अलग अलग आंदोलनों का हिस्सा बनते हैं तो सबका अपना अपना मतलब, सबके अपने अपने मायने, सबके अपने अपने पहलुएं रहती हैं। सुनिए हो ध्यान से, स्वराज आंदोलन में सम्मिलित लोगों की अपनी अपनी आकांक्षाएं रहती हैं, इसमें कोई बात का शक नहीं है। लेकिन फिर भी एक नेशनल मूवमेंट में ये क्या करते हैं? एक राष्ट्रीय आंदोलन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1914 से 1918 के दरमियान चलने वाला फर्स्ट वर्ल्ड वार का। तो जैसा कि आपके नोट्स में भी अवेलेबल है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ये दो गुटों के बीच लड़ा गया था। पहला है अलाइड पावर्स, दूसरा क्या है? सेंट्रल पावर्स। तो अलाइड पावर्स में आपका फ्रांस, ब्रिटिश एम्पायर, रशियन एम्पायर और यूएसए आता था, और सेंट्रल पावर्स में हैब्सबर्ग एम्पायर, जर्मन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर आता था। यहाँ ध्यान देंगे ब्रिटिश एम्पायर यानी अंग्रेज किस में आते थे? अलाइड पावर्स में। किस में आते थे बाबू? अलाइड। और हम लोग यानी इंडियंस किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के। तो हम लोगों को भी किसके तरफ से लड़ना था? अलाइड पावर्स की तरफ से लड़ना था। हम लोग अपने ही दुश्मन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे जाके यूरोप में। बात समझ आ रहा है? बहुत हजारों लाखों की संख्या में भारत से जो सैनिक, भारत से जो किसान के बेटे हैं, भारत से जो एबल बॉडीड मैन है, इनको जहाज़ों में भर भर के ले गया था यूरोप फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़वाने के लिए। समझ रहे हैं? और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है 11 नवंबर 1918 को। और इसमें किसकी जीत होती है बाबू? अलाइड पावर्स की जीत होती है। और आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा था कि अलाइड पावर्स ने सेंट्रल पावर्स पे इसके बाद ट्रिटीज लगाई थी, संधियां लगाई थी। एज फॉर एग्जाम्पल पहला संधि लगा था 28 जून 1919 को। किस पर लगा था बाबू? जर्मन एम्पायर पे। किस पे लगा था? जर्मन एम्पायर पे। इसी ट्रिटी को हम क्या बुलाते हैं? ट्रिटी ऑफ वर्साइल। क्या बुलाते हैं बाबू? ट्रिटी ऑफ। याद है जर्मनी पर लगी ये हार्श पीस ट्रिटी ने जर्मनी को हर तरीके से तोड़ के रख दिया था। जर्मनी से उसका कोयला, लोहा, उसका जितना रीजन है वो सारा छीन लिया था, डीमिलिटराइज कर दिया था जर्मन रीजन्स को। आपको याद होगा। इसके बाद जर्मन पीपल्स इतना इनसिक्योर महसूस करते हैं कि एडोल्फ हिटलर जैसे तानाशाह की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। एंड देन नाजिज्म का खेल शुरू होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है। दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक। बात समझ आ रहा होगा आपको? तो आपको हम इतना बता रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक ट्रीटी लगाई गई थी सेंट्रल पावर्स में। कौन से पावर पे? जर्मन एम्पायर पे। देखिए ऐसी ही ट्रीटी लगाए जाने की बातें थी ऑटोमन्स पे भी। ऐसी ही ट्रीटी लगाए जाने की बात थी किस पे? ऑटोमन्स पे।
यानी ऑटोमन साम्राज्य वालों पे। किस पे बाबू? ऑटोमन एम्पायर पे। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अच्छा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको मैंने बताया, इसमें एक ट्रीटी लगाई गई है किस पे बाबू? जर्मन एम्पायर पे। ऐसी ट्रीटी लगाने की बातें किसके लिए भी थी? ऑटोमन एम्पायर के लिए भी थी। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। पहले आते हैं वॉर ईयर्स को पढ़ते हैं। युद्ध किस साल से किस साल तक चलता है बाबू? 1914 से 1918, यानी 1914 से 1918। एनसीईआरटी की किताबों में इसको 1913 से 1918 दिया है। हमको उससे भी बहस नहीं है। चलो वर्ल्ड वार वन के थोड़े इम्पैक्ट्स हमें फील होने लग गए थे, वॉर्स वगैरह शुरू होने लग गई थी 1913 से, तो वो उस तरह से दिया है, उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वार ईयर्स के दरमियान क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है बाबू? पहला बात हमें पढ़ना है कि वार ईयर्स यानी जितने साल फर्स्ट वर्ल्ड वार चला उसका भारतीय उपमहाद्वीप पे या भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहली बात हम आपको ये पढ़ाएंगे। दूसरा, वार ईयर्स के दरमियान ही मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं 1915 जनवरी, तो इसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद गांधी जी का 3 सत्याग्रह मूवमेंट, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद हम ये भी पढ़ाएंगे कि भारत की राजनीति में कहीं ना कहीं अतिवाद या कट्टरवाद आता है। भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं के कारण से। कुछ महिला क्रांतिकारियों के बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे उषा मेहता वगैरह, ठीक है, जिनका नाम हो संभवतः आप पहला बार सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहला ये अपना एक सवाल से। और सवाल हमारे सामने ये है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो ऑब्वियस सी बात है इस वार में एक बहुत बड़ा पावर था ब्रिटेन, और इसी ब्रिटेन का हम लोग भी क्या थे? गुलाम थे। तो क्या हमारे पे भी फर्स्ट वर्ल्ड वार का असर पड़ेगा? आंसर इज यस, हमारे पे भी फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का हमारे पर क्या असर पड़ा? तो देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक नई आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था बन जाती है। सरकार बहुत ज़्यादा खर्चा करने लग जाती है किस पे? आर्मीज पे, बेसिकली सोल्जर्स वगैरह पे। वार होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, सैनिक वगैरह को दूर दूर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, वो जूता वूता पहनाना पड़ेगा उन लोगों को। मड वगैरह में भी लड़ाई होती थी, फॉरेस्ट एरियाज में भी लड़ाई होती थी। तो कहने का मतलब है रीआर्मामेंट्स वगैरह पे हमारा खर्चा, रिसोर्सेज जो है काफ़ी ज़्यादा जा रहा था। तो सरकार आर्मी पर जो बजट था उसको क्या कर दी थी बाबू? बढ़ा दी थी। अच्छा, ये आर्मी को जो पैसा देना था इसके लिए सरकार क्या ले रही थी? लोन ले रही थी और टैक्स बढ़ा रही थी। पहला लोन ले रही थी और दूसरा क्या कर रही थी? टैक्स बढ़ा रही थी। सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिए, इनकम टैक्स का दायरा बढ़ा दिया। इनकम टैक्स के एरेना में और भी लोगों को लेकर के सरकार आ जाती है। बात समझ रहे हैं? सरकार कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा देती है। कस्टम ड्यूटी यानी जब भी कोई सामान हम बाहर विदेश से मंगाते हैं ना, तो हमें आप मान के चलो एक प्रकार टैक्स देना पड़ता है। वही टैक्स को अभी हम के लिए बुला लेते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। क्या बुला लेते हैं? इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह सरकार ने क्या कर दिया था दोस्तों? बढ़ा दिया था। बात समझ आ रहा है? वार ईयर्स के दरमियान चीज़ों का दाम हमें दोगुना होता हुआ देखने को मिलता है। एक सेंसस का बात करा जाए तो 12 to 13 मिलियन पीपल यानी 1.2 करोड़ to 1.3 करोड़ पीपल जो है अपना जान गंवा देते हैं फैमन एंड एपिडेमिक के वजह से। बात समझे? एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आती है, इसमें भी कई लोग क्या करते हैं? मारे जाते हैं बाबू। बात समझ रहे हैं? गांव के लोग खासी निराश होते हैं। क्यों? क्योंकि गांवों से सैनिकों को पकड़ पकड़ के ले जाया जाता है और उनसे लड़ाइयाँ लड़वाई जाती हैं। तो इस तरह से जब जबरन भर्ती होती है सैनिकों की अंग्रेजी आर्मी में, तो इससे गांव के लोग निराश होते हैं। अब आप सोचिए, गांव के किसान जब युद्ध लड़ेंगे, खेती बाड़ी कौन करेगा? और साथ में भारत के विभिन्न हिस्सों में इसी साल यानी 18, 19, 20, 21 के दरमियान हमें देखने को मिलता है कि क्रॉप्स, फसल कई इलाकों में क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। इसके कारण से भोजन की भी एक बहुत गंभीर समस्या भारत में बनने लग जाती है, भोजन की कमी होने लग जाती है। बात समझ रहे हैं? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के भारत पे ये इम्पैक्ट्स थे जिसके बारे में हमने आपको बताया। फिर बात करते हैं बाबू गांधी जी का। तो गांधी जी इसी दरमियान भारत लौटते हैं और गांधी जी भारत साउथ अफ्रीका से आ रहे होते हैं। तारीख है 9 जनवरी 1915। इसी दिन को हम एनआरआई डे या अप्रवासी दिवस के नाम से भी क्या करते हैं? मनाते हैं। ठीक है। अब गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आते हैं तो साउथ अफ्रीका से गांधी जी एक मेथड ऑफ फाइटिंग या स्ट्रगलिंग सीख करके आते हैं। एंड व्हाट इज दैट कॉल्ड? मास एजिटेशन या फिर सत्याग्रह। मास एजिटेशन या फिर सत्याग्रह। तो मास एजिटेशन का मतलब होता है जन आंदोलन। मास एजिटेशन का क्या मतलब है? जन आंदोलन। और सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना, यानी कि अपील फॉर द ट्रूथ। अपील फॉर द ट्रूथ।
तो गांधी जी सत्याग्रह की विचारधारा के माध्यम से लोगों से ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे लड़ाई का कारण सही है, अगर तुम्हारे लड़ाई का कारण क्या है, सही है, अगर तुम्हारा लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, अगर तुम्हारा लड़ाई किसके खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ, तो तुम्हें शारीरिक बल का उपयोग करने का जरूरत नहीं है दमनकारी से लड़ने के लिए। तुम अपने खिलाफ, यानी जो दमनकारी है, जो तुम्हारा शोषण कर रहा है, उसको इस बात का एहसास दिलाओ कि वो गलत कर रहा है, उसको इस बात का एहसास दिलाओ कि वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, उसकी अंतरात्मा को कसोटो। और इस पूरे प्रोसेस में होगा ये कि वो भी सुधर जाएगा, तुम्हारा काम भी बन जाएगा। हो सकता है तुम्हारी इसमें जान भी चले जाए, लेकिन आने वाला समाज में एक ऐसी विचारधारा की स्थापना होगी जिसमें सब आज़ाद रूप से चले रहेगा। बेसिकली आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह। तो गांधी जी इसके लिए कहते हैं इफ योर कॉज इज ट्रू, इफ योर कॉज इज, देखो अगर लड़ने का कारण सही है, अगर लड़ने का कारण क्या है, सही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। महाभारत के युद्ध में कर्ण जो है ये एक ऐसे साइड से लड़ रहे थे जहां महिलाओं का अपमान होता था, जहां अधर्म होता था, जहां भाइयों को सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दी गई थी। कौरव के साइड से लड़ रहे थे, पता होगा आप लोग पढ़े ही होंगे। तो कर्ण चूंकि गलत साइड से लड़ रहे थे तो उनका हारना लाजमी था। बात समझ आ रहा है? आप किसी भी की चटुकारिता या मित्रता कब तक निभा पाएंगे अगर आप खुद अधर्मी होंगे तो। बात समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि गांधी जी कह रहे थे कि पहले सत्य को ढूंढो। समझ आ रहा है? इट एम्फसाइज्ड द नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द ट्रूथ। If your cause is true, if your struggle is against injustices, you need not apply any kind of physical force to fight with the oppressor. You may appeal to the conscience of the oppressor, and in doing this, the truth is bound to triumph ultimately. यानी आखिर में जीत किसकी होगी? सच्चाई की होगी, इस रास्ते पे चल के। बात समझ आ रहा है? लेकिन अगर तुम गोली बंदूक उठाते हो तो तुम भी इधर से चलाओगे, सामने वाला भी उधर से चलाएगा, आखिर में जो बच जाएगा वो होगा लोहा। दोनों तरफ चलाने वाले इंसान क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। जब लोहे लोहे टकराते हैं तो इंसान मर जाते हैं। बात समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझ रहे हैं? लेकिन इस लड़ाई में किसकी जीत होती? सत्य की जीत होती। और गांधी जी इसके लिए एक प्रैक्टिकल थ्योरी भी देते हैं। गांधी जी कहते हैं, सुनिएगा बाबू ध्यान से, गांधी जी कहते हैं कि भारत में जो लोग हैं संभवतः उन्होंने कभी हथियार नहीं उठाए हैं, और अंग्रेज तो बस हथियार उठाना जानते हैं, बियर्ड ऑफ आर्म्स हैं वो। अंग्रेज तो वार गॉड को पूजते हैं, वार गॉड यानी वार के देवता को, युद्ध देवता को। हर बात पे उनको वार करना आता है, हर बात पे उनको गोली बंदूक बम बरसाना आता है। तो हम गोली बंदूक बम की लड़ाई में अंग्रेजों से नहीं जीत सकते हैं, हमें कोई अलग सा तरीका निकालना पड़ेगा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को लड़ने के लिए। और वो अलग सा तरीका गांधी जी क्या निकालते हैं? सत्याग्रह। क्या निकालते हैं बाबू? सत्याग्रह। तो सत्याग्रह को फॉलो करने के लिए गांधी जी का जो आर्ग्यूमेंट है ये आपको समझ आया? गांधी जी क्या कह रहे थे कि भाई अगर हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सबको बोले ना कि आ जा लाठी डंडा गोली बंदूक बम लेकर के, तो बहुत कम आदमी आएगा। लेकिन अगर हम सबको बुलाएं कि आओ अहिंसक रूप से आंदोलन करेंगे, सरकार के कानों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, तो बहुत आदमी आएगा, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब इस जन आंदोलन का हिस्सा बनेंगी। और गांधी जी का बस यही मकसद था कि हम एक ऐसा आंदोलन करें जिसमें भारत के हर समूह से, हर सामाजिक समूह से, हर वर्ग से लोग निकल कर आए और उसका हिस्सा बने। बात समझ आ रहा है? बस नेशनल यूनिफाइड मूवमेंट, यही टारगेट था किनका? गांधी जी का। चीजें आपको समझ आ रही हैं? तो इसी क्रम में गांधी जी पहला 3 सत्याग्रह बाबू कहाँ किए? एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे। चंपारण में 1917, चंपारण में जो सत्याग्रह किए गांधी जी, कब किए? 1917 में। 1917 में चंपारण के किसान अंग्रेजों के द्वारा दिया गया प्लांटेशन सिस्टम से बहुत ज्यादा परेशान थे। अंग्रेजों ने चंपारण के किसानों को फोर्स किया, कह लो कि इंडिगो उगाने के लिए, और उस इंडिगो का सही दाम ये अंग्रेज दे नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्योंकि जर्मनी ने आर्टिफिशियल डाइज बना ली थी जो इंडिगो को रिप्लेस कर रहा था। और किसानों का अंग्रेजों को कोई फिक्र था नहीं, वो टैक्स समय पे चाहिए, रेवेन्यू सब चीज समय पे चाहिए। तो चंपारण के किसानों के पास और कोई नीति बचा नहीं था सिवाय इसके कि वो क्या कर सकें? प्रोटेस्ट कर सकें। इस दरमियान चंपारण के किसानों का नेतृत्व कर रहे थे युवा नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि उस समय इनके नाम के पीछे डॉक्टर नहीं लगा था। राजेंद्र प्रसाद सिवान बिहार से बिलोंग करते थे।
कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रेसिडेंट बनते हैं यही सिवान बिहार से बिलोंग करने वाले राजेंद्र प्रसाद। बात समझ आ रहा है? बिहार की धरती कहीं से पीछे नहीं रही है, हमेशा से आगे रही है। बात समझ आ रहा है बाबू? फिर आता है याद रखिएगा ईस्ट में पड़ता है चंपारण। चंपारण किधर पड़ता है बाबू? आज के समय में चंपारण को अगर बिहार के नक्शे पे देखोगे ना तो चंपारण जो है ये 2 जिलों में टूट चुका है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, जिसके सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं। बात समझे? उस जमाने में पूरा चंपारण एक था, सोचो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। बिहार में 38 जिला है, अभी भी सबसे बड़ा जिला है वेस्ट चंपारण। उस जमाने में वेस्ट और ईस्ट दोनों एक था, तो सोचो कितना बड़ा चंपारण जिला था। उस जगह पे गांधी जी राजकुमार शुक्ला के अपील के कारण से आते हैं और चंपारण के किसानों का साथ देते हैं। अगला सत्याग्रह जो गांधी जी करते हैं वो है 1918। वो कब है बाबू? 1918 में, यानी 1918 में गांधी जी जाते हैं वेस्ट। वेस्ट यानी गुजरात। अगर भारत के नक्शे को ध्यान में ला रहे हो तो बिहार इधर है, गुजरात इधर है, तो गुजरात जाते हैं। वेस्ट कब जाते हैं? 1918। कब जाते हैं? 1918। 1918 में गांधी जी 2 जगह सत्याग्रह करते हैं, एक खेरा और एक अहमदाबाद। एक खेरा और एक, आमतौर पे बता रहे हैं बाबू, खेरा के किसान अपने फसल के खराब हो जाने के कारण से बड़ा परेशान थे और डिमांड कर रहे थे कि हे अंग्रेज, थोड़ा सा रेवेन्यू में रिलैक्सेशन दे दीजिए, थोड़ा सा लगान कम कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। इसलिए खेरा के किसान वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे, जिसको कि गांधी जी जाकर के साथ देते हैं, जिसको कि गांधी जी जाकर के इंस्पायर मोटिवेट करते हैं और गांधी जी इसमें भी सफल रहते हैं। अहमदाबाद के मिल वर्कर्स, मिल मजदूर, ये इस बात के लिए सत्याग्रह, ये इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि ये चाहते थे कि इनका सैलरी क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। इनको मिलने वाला वेतनमान जो है उसको क्या किया जाए बाबू? बढ़ाया जाए। लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे, सॉरी मिल के मालिक कहाँ मानने वाले थे। तो इसलिए गांधी जी अहमदाबाद के मिल वर्कर्स को जाकर के भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं जारी रखो अपने लड़ाई को। समझ आ रहा है? तो ये 3, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह, किसमें बाबू? आपके एनसीईआरटी के किताबों में गलत लिखा हुआ है 1917 चंपारण, 1918 में खेरा और अहमदाबाद, ये याद रखना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एनसीईआरटी की किताबों में बहुत सारी चीजें गलत हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ आ रहा है बाबू? समझ रहे हैं? आपके पास फोन से तो आप जरूर से फोन पे एक बार सर्च कर लेंगे, बड़े आगे कुछ रिलायबल सोर्स से देख लेंगे, बड़े आगे। समझ आ रहा है? चंपारण का सत्याग्रह कब होता है? 1917। समझ आ रहा है? उस समय इंडिगो नहीं चल रहा था कि 1-2 घंटा में उड़ के इधर आ जाइएगा। बात समझ आ रहा है? चंपारण का सत्याग्रह कब होता है? 1917 में। और खेरा अहमदाबाद का सत्याग्रह कब होता है बाबू? 1918 में। बड़े आगे चलिए, आइए बाबू ध्यान दीजिएगा, इंडिगो वाली बात को मजाक में लीजिएगा। रॉलेट एक्ट। अब आइए जरा बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के खात्मे का। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का खात्मा 1918 में होता है, 11 नवंबर 1918। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के खात्मे के साथ ही अंग्रेज काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि अंग्रेजों का बहुत सारा संसाधन इसमें खराब हो चुका होता है। कई अंग्रेजी सैनिक मारे जाते हैं, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, सारा कुछ अंग्रेजों का तबाह रहता है। और इसी समय भारत के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। भारत के लोग भारत के नेता डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे। भारत के नेता क्या मांग रहे थे? डोमिनियन स्टेटस। बात समझ रहे हैं? और भारत के लोग चीजों के बढ़ते दाम, खराब होते अर्थव्यवस्था, इन सब से परेशान होकर के अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, सुनिए ध्यान से, इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक मीटिंग किया बाबू। और ये मीटिंग जो है ये सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में हुआ था। बात समझे? और इस मीटिंग में इन्होंने डिसीजन लिया कि जो एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट है 1915 का, इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट ले आते हैं, 1 और 2 क्लॉज जोड़ देते हैं। तो एक बिल था जो आया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कहाँ पे आया बाबू? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और इसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस बिल को भारत के नेता पास नहीं करना चाहते थे। इसलिए नहीं पास करना चाहते थे क्योंकि इस बिल में ऐसा लिखा था कि भारत में अगर कोई व्यक्ति के घर में सरकार द्वारा बंद अखबार भी पाया जाता है तो उसको दोषी घोषित करते हुए 2 साल के लिए जेल में रखा जा सकता है बिना किसी कोर्ट में पेशी के। बात समझ रहे हैं? इसलिए इस बिल का समर्थन भारत के लोग कतई नहीं कर रहे थे, भारतीय नेता नहीं कर रहे थे। लेकिन भारतीय नेता के अपोजिशन के बाद भी इस बिल को क्या करवा दिया गया? पास करवा दिया गया। और ये बन गया रॉलेट एक्ट। क्या बन गया बाबू? रॉलेट। इसको
वकील लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि ना वकील, ना दलील, ना अपील। यानी अगर रॉलेट एक्ट में गिरफ्तारी हुई है तो ना वकील मिलेगा, ना अपील कर सकते हो, ना पिटीशन यानी दलील दे सकते हो। चीजें समझ आ रही है बाबू? समझ आ रहा है? तो याद रखेंगे रॉलेट एक्ट किसके द्वारा पास किया गया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कब पास हुआ? 1919। कब पास हुआ बाबू? 1919। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919। अभी तक चीजें आपको समझ आ रही हैं? अच्छा, रॉलेट एक्ट के बारे में जरा जान लीजिए। रॉलेट एक्ट गेव द गवर्नमेंट, रॉलेट एक्ट ने सरकार को दे दिया इनॉर्मस पावर, इनॉर्मस पावर यानी असीमित शक्ति, टू डिटेन एनी पॉलिटिकल प्रिजनर्स, टू डिटेन एनी पॉलिटिकल प्रिजनर ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्ट, यानी शक के आधार पे आप किसी भी नेता को अपना गुलाम बना सकते हैं फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल, फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। आप उसको हिरासत में रख सकते हैं, आप उसको हिरासत में रख सकते हैं 2 सालों के लिए। अभी जो नियम 24 घंटा के लिए है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का, वो नियम उस समय में कितने साल के लिए बना था? 2 साल के लिए। अब सुनिएगा, क्या रॉलेट एक्ट, क्या रॉलेट एक्ट भारत के लिए ठीक था? क्या रॉलेट एक्ट भारतीय नेताओं के लिए ठीक था? नहीं, ये एक ड्रैकोनियन लॉ था, ये एक ब्लैक लॉ था, काला कानून। तो इस काले कानून के खिलाफ गांधी जी सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। गांधी जी क्या शुरू करते हैं? रॉलेट सत्याग्रह। गांधी जी क्या शुरू करते हैं बाबू? रॉलेट सत्याग्रह। तो गांधी जी का सत्याग्रह शुरू होना था 6 अप्रैल को। कब शुरू होना था बाबू? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल गांधी जी का सत्याग्रह कब शुरू होना था? रॉलेट सत्य, सुनिए, ध्यान देंगे बाबू। तो रॉलेट सत्याग्रह कब शुरू होना था? 6 अप्रैल को। कब शुरू होना था बाबू? 6 अप्रैल को। रॉलेट सत्याग्रह कब शुरू होना था? रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ स्ट्राइक कब शुरू होना था? 6 अप्रैल। कब शुरू होना था? अरे भाई, यहाँ 6 अप्रैल। कब शुरू होना था? 6 अप्रैल। बात समझ आ रहा है? इधर ध्यान दीजिए। गांधी जी सत्याग्रह वाज टू बी लॉन्च्ड ऑन 6 अप्रैल। चीजें समझ आ रही हैं? हाँ, इधर ध्यान दीजिए। गांधी जी का सत्याग्रह, ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत सारे लोग आते। अंग्रेजों को इस बात का डर था ही कि कुछ गड़बड़ होगा, कम्युनिकेशन लाइंस डिस्टर्ब होंगे, रेलवेज पर हमला होगा, टेलीग्राफ सर्विसेज बाधित होंगी। इसलिए अंग्रेज फैसला लेते हैं, हम राष्ट्रवादियों पर धावा बोलते हैं, क्लैंप डाउन ऑन नेशनलिस्ट, यानी राष्ट्रवादियों पर धावा बोलने का फैसला अंग्रेज लेते हैं। और इसी क्रम में अंग्रेज 9 अप्रैल से अमृतसर में 2 बड़े नेताओं को, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। इनकी गिरफ्तारी रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही हुई थी। इनकी गिरफ्तारी कौन से कानून के तहत हुई थी? रॉलेट एक्ट। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? और 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस एक शांतिपूर्ण चल रहे जुलूस पे फायरिंग कर देती है, जिसके बाद लोग बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज, इन जगहों पर हमला करने लग जाते हैं और इससे एक दंगे वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस दंगा को कंट्रोल करने के लिए पंजाब में लगा दिया जाता है मार्शल लॉ। क्या लगा दिया जाता है बाबू? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि भाई जो पूरा का पूरा रूल है, जो पूरा का पूरा नियम है, वो आर्मी बनाएगी। मार्शल लॉ जब लगता है तो आप मान के चलो आपके राजनीतिक नेता का शासन खत्म, संविधान का रूल खत्म, सारा का सारा रूल किसके अंडर में आ गया? आर्मी। मार्शल लॉ तब लगता है जब वार जैसी स्थिति होती है। जब कैसी स्थिति होती है? वार जैसी, या बहुत अराजकता फैल जाती है, एनार्की फैल जाती है, लॉलेसनेस आ जाती है, तभी लगाया जाता है मार्शल लॉ। तो ऐसा ही मार्शल लॉ कहाँ पे लगा हुआ था? पंजाब में। कहाँ पे लगा हुआ था बाबू? पंजाब। उस जमाने का पंजाब भारत जैसा नहीं था, भारत और पाकिस्तान को मिला के बनता था पंजाब। अभी बता दें, आधा पंजाब, 48% पंजाब इंडिया के पास है, 52% पंजाब पाकिस्तान के पास है। तो उस जमाने में सारा मतलब जोड़ जाड़ के पंजाब, ठीक है, बहुत बड़ी टेरिटरी थी। इन पे क्या है? पंजाब में क्या लगा दी जाती है? मार्शल लॉ लगा दी जाती है। अब बात नहीं करेंगे, इधर ध्यान देंगे। अब दिन आता है 13 अप्रैल का। अब दिन आता है कौन सा बाबू? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को रहता है बैसाखी। 13 अप्रैल को क्या रहता है बाबू? बैसाखी। ठीक है, 13 अप्रैल को क्या रहता है बाबू? बैसाखी।
अब आता है बाबू 13 अप्रैल का दिन, और ये रहता है बैसाखी का दिन। एनुअल बैसाखी फेयर यानी वार्षिक बैसाखी मेला लगा होता है जलियांवाला बाग के मैदान में, और कई बूढ़े बच्चे महिलाएं सारे लोग आ रहे होते हैं इस मेले को अटेंड करने के लिए। अब गांव देहात के लोग हैं, इनको क्या मतलब मार्शल लॉ से, इनको क्या मतलब अंग्रेजों के आलतू फालतू बड़े बड़े कानूनों से। ये अपना बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे, और कुछ समूह लोगों का वो भी था जो सैफुद्दीन खिचलियों और सत्यपाल मलिक की रिहाई का डिमांड कर रहा था। ठीक है, यानी उनको छोड़ा जाए, उनको रिहा किया जाए, ऐसा डिमांड कर रहा था। और इस समय पुलिस की कमान जनरल रेजिनाल्ड डायर के पास थी, और डायर जो हैं ये इसी समय जलियांवाला बाग के इस मैदान में इंटर करते हैं, निहत्थे क्राउड्स पर गोलियां चलाना शुरू करते हैं। 1650 गोलियां चलाई जाती हैं, बुलेट्स फायर होते हैं, ऐसा इतिहास की किताबों में लिखा है। और 1000 से 1500 के करीब में, आपके एनसीईआरटी की किताबों में तो हंड्रेड्स का बस आंकड़ा लिखा है, लेकिन अगर माने तो करीबन 1000 से 1500 तो लोग मरे थे, इसमें डाई हुए थे। ठीक है, अपना जान गंवा दिए थे। और ये भारत के इतिहास में एक काला दिन था, क्योंकि ब्लैक डे, क्योंकि इस दिन कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी यानी मानवता प्रभावित हुई थी। ठीक है, तो बाबू ध्यान देंगे, जब जनरल रेजिनाल्ड डायर से पूछा गया कि आपने इस घटना को अंजाम क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कि हम ना जनता पे एक नैतिक प्रभाव उनके मिजाज में छोड़ना चाहते थे। हम समाज को ये समझाना चाहते थे कि डर और आदर करो अंग्रेजी सरकार से, अंग्रेजी सरकार का रिस्पेक्ट करना, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ डर होना जरूरी है, इसलिए हम ये काम किए। बात समझे। जलियांवाला बाग के बाद हंटर कमीशन बैठाया गया था गुनहगारों का ट्रीटमेंट करने के लिए। इस हंटर कमीशन के सामने रेजिनाल्ड डायर के यही स्टेटमेंट थे कि हम ये इसलिए किए, ऑब्जेक्टिव मेरा क्या था, टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही, इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही, अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड एव, टेरर मतलब आतंक, एव मतलब रिस्पेक्ट। तो हम आतंक और आदर की भावना भरना चाहते थे राष्ट्रवादियों में, इसलिए हमने ये चीजें की। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद क्या हुआ, क्या अंग्रेजों ने इतने बड़े नरसंहार के बाद हमसे माफी मांगा? आंसर इज नहीं। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद नॉर्थ इंडियन टाउन्स में कई लोग सड़कों पर आते हैं, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन अंग्रेजी सरकार उन पर कोड़े चलवाती है, उनके गांवों में बम गिराए जाते हैं। एक जगह है गुजरनवाला विलेज, पाकिस्तान में पड़ता है, तो इस गांव में बम गिराए जाते हैं। एंड देन लोगों को बोला जाता है कि स्ट्रीट्स पे क्रॉल करो, रेंगो, एंड देन उठो एंड सैल्यूट करो साहिब्स को। तो इस तरह की चीजें जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद हमें देखने को मिलती हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये बाबू आफ्टर मैथ्स ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद हमें हड़ताल, दंगे, बात समझ रहे हैं, अपमानित किया जा रहा है लोगों को, आतंकित किया जा रहा है लोगों को, ऐसा देखने को मिलता है। लोगों पर कोड़े बरसाए जाते हैं। बताया जैसा गुजरनवाला पाकिस्तान में एक गांव है, तो वहाँ पे बम भी गिराया जाता है, और फिर लोगों को बोला जाता है क्रॉल करो ज़मीन पे और साहिब को सैल्यूट करो। जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद जो लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं उनके साथ सेम चीज़ें की जाती हैं। देखो बाबू, बढ़ती हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने जो रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था उसको वापस ले लिया। रॉलेट सत्याग्रह को गांधी जी ने वापस ले लिया, और अब याद है आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान सेंट्रल पावर्स में ऑटोमन एम्पायर आता था। इस ऑटोमन एम्पायर का जो हेड होता था, स्पिरिचुअल हेड, टेम्पोरल हेड जो कह लो, ये एक कैलिफ होता था। इस कैलिफ को अंग्रेजों ने उसके पोजीशन से हटा दिया, एंड फिर बातें थी कि कैलिफ के पास से जो टर्की भर का प्रशासन चलाने का शक्ति है वो भी छीन लिया जाएगा। तो इसके खिलाफ दुनिया भर के मुसलमान खड़े हो गए कि हाँ भाई, हमारा ऑटोमन साम्राज्य हमारा गर्व है, और उसमें जो कैलिफ है उसको आप कैसे हटा दीजिएगा।
तो दुनिया भर के मुसलमान एक आंदोलन शुरू करते हैं कैलिफ या खलीफा की शक्तियों को बचाए नहीं रखने के लिए, टेम्पोरल पावर्स यानी वर्ल्डली पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को बचाए रखने के लिए। एंड द नेम ऑफ दैट मूवमेंट इज खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत यानी रूल ऑफ इस्लाम इन द वर्ल्ड। तो रूल ऑफ इस्लाम इन द वर्ल्ड को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए एक आंदोलन शुरू होता है जिसी को हम क्या बुलाते हैं, खिलाफत मूवमेंट। और खिलाफत मूवमेंट की भारत में अगुवाई कर रहे थे यानी लीडरशिप कर रहे थे अली ब्रदर्स। मार्च 1919 में बॉम्बे में अली ब्रदर्स ने एक खिलाफत कमेटी का गठन किया था। इस खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी भी चले गए। अब स्वाभाविक सी बात है, गांधी जी को क्या मतलब टर्की के मुद्दे से, गांधी जी तो अपने देश की लड़ाई को लड़ना चाह रहे थे। तो गांधी जी बस इसलिए गए थे खिलाफत मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए, साथ देने के लिए, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि भारत में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हमें करना है और इसके लिए हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का साथ आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट किया, या फिर गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया। ठीक है। और इसके बाद इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना है, गांधी जी एक बात और कहते थे। 1909 में लिखी अपनी किताब हिंद स्वराज में गांधी जी ने जिक्र किया था कि इफ ब्रिटिश हैड बीन एबल टू एस्टैब्लिश देयर रूल इन इंडिया, it is due to the cooperation from Indians. If we Indians refuse to cooperate with the British, then their rule would collapse within 1 year. यानी गांधी जी ने इस किताब में लिखा था कि अगर अंग्रेज भारत में शासन करने के लिए सक्षम हो पाए हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों के सहयोग के कारण से हुआ है। अगर हम भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें तो उनकी सत्ता 1 साल में ढह जाएगी। इसलिए इसी बात को मद्देनजर रखते हुए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के साथ ही एक और आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब था कि भाई अंग्रेजी सरकार आपको जो कानून बनाना है आप बनाइए, हम आपका साथ नहीं देंगे। आपको स्कूल चलाना है चलाइए, कपड़ा बेचना है बेचिए, लीकर शॉप चलाना है चलाइए, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। ये मतलब था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। तो ये नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट दोनों चीजें जो है ये साथ में शुरू होनी थी और इसके लिए कांग्रेस के सदस्यों को मनाना, राजी करना, परसुएड करना आवश्यक था। और ऐसा करने के लिए कलकत्ता सितंबर 1920 में एक कांग्रेस की मीटिंग बुलाई गई जिसमें गांधी जी ने बताया, याद रखेंगे कलकत्ता सितंबर 1920 वाली मीटिंग कहाँ पे बुलाई जा रही है, कलकत्ता में। और इसी में गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं को यह बात समझाया कि हम सबको अब असहयोग आंदोलन शुरू करना है। पहले सब असहयोग आंदोलन शुरू होगा फॉरेन टाइटल्स के बहिष्कार से। अंग्रेजों ने हमें जो भी उपाधि दिया है, लाइक गांधी जी को केसरे हिंद का उपाधि दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का उपाधि दिया गया था, तो ये जितना भी चीज जिसको भी दिया गया है ये सब हम लोग कैंसिल करेंगे। फिर हम लोग विदेशी कपड़ा को बहिष्कार करेंगे, फिर हम लोग नागरिक सेवा में काम कर रहे लोग नौकरी छोड़ेंगे। तो इस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होगा। ये बात गांधी जी ने कब बताया, कलकत्ता में बताया। कहाँ पे बताया, कलकत्ता में। और कलकत्ता वाला सेशन कब हुआ था, सितंबर 1920, सितंबर 1920। देखो कांग्रेस ने ऐसा नहीं है गांधी जी की बातों को झट से मान लिया। इसके बाद कांग्रेस में एक बहस का माहौल छिड़ जाता है, थोड़ा अनबन होता है, बहुत चीजें चलती हैं। कई लोग कांग्रेस में नहीं चाह रहे थे कि काउंसिल इलेक्शंस को हम बॉयकॉट करें, काउंसिल इलेक्शंस का हम बहिष्कार करें, ऐसा कई लोग कांग्रेस के नहीं चाह रहे थे। तो गांधी जी ने उन सबको परस्यूट किया एंड फाइनली दिसंबर 1920 में होता है नागपुर सेशन। दिसंबर 1920 में क्या होता है दोस्तों, नागपुर सेशन। और इस नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को लागू करवाया जाता है। नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को क्या करवाया जाता है, लागू करवाया जाता है। और इस दरमियान गर्मियों में, मतलब 1920 की गर्मियों में दो बड़े नेता शौकत अली एंड गांधी जी, शौकत अली एंड गांधी जी ये पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, विद्यार्थियों से मिलते हैं, लॉयर्स से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी मांगे क्या है, लाइक उनके ग्रीवांसेस क्या हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। अब अगला हमारा टॉपिक है डिफरेंट एस्पेक्ट्स विद इन द मूवमेंट। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई गई होंगी। हमने यहाँ नोट्स में लिख दिया है कलकत्ता सेशन कब हुआ, नागपुर सेशन कब हुआ, नॉन कोऑपरेशन के पीछे गांधी जी ने क्या अपना मकसद बताया था, इस बात के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है।
और समर ऑफ 1920 में शौकत अली और गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, विद्यार्थियों वगैरह से मिलते हैं, और फाइनली जाके नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब शुरू होता है? जनवरी 1921, जनवरी 1921। तो बाबू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि क्या हो गया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन यानी इसमें इतनी सी बात है कि हम भारत के लोग अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, हम भारत के लोग अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे लोगों ने अपनाया, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके तहत, अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो जरा ध्यान से देखेंगे। देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये असहयोग आंदोलन है, यानी सपोर्ट नहीं करना। इस आंदोलन का मेन मोटो क्या है कि हम अंग्रेजी सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये नगरों में भी होता है, गांवों में भी होता है, पहाड़ी इलाकों में भी होता है, प्लांटेशंस में भी होता है। तो कैसे इसमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, आइए जरा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आंदोलन नगरों या शहरों में होता है, जो आंदोलन टाउन्स या सिटीज में होता है। जो आंदोलन किस में होता है बाबू? टाउन्स या सिटीज में। तो टाउन्स या सिटीज में सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस को छोड़ देते हैं, बहिष्कार करते हैं, बॉयकॉट करते हैं, ठीक है। देन फॉरेन कपड़ों का बहिष्कार किया जाता है, फॉरेन सामानों का बहिष्कार किया जाता है। जो लीकर शॉप्स हैं, दारू की दुकानें हैं, उनके बाहर धरना दिया जाता है, यानी उनके दरवाजे को नहीं खुलने दिया जाता है, ठीक है। एंट्रेंस को बैन, रोक देना खुलने से, दैट इज पिकेटिंग, ठीक है। लॉयर्स जो हैं ये बोलते हैं हम अंग्रेजी अदालतों में जाके अपना लीगल प्रैक्टिसेज नहीं करेंगे। इस दरमियान जो कपड़ों का इंपोर्ट है भारत में, यह आधा हो जाता है। कितना हो जाता है? हाफ। पहले 102 करोड़ था, अब 57 करोड़ हो जाता है। 102 करोड़ से सीधा कितना हो गया? 57 करोड़ हो गया। बात समझ रहे हैं? और अच्छा, ये बात आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत नगरों में क्या क्या हुआ, शहरों में क्या क्या हुआ, समझ आ गया क्या क्या हुआ? तो सबसे पहले स्कूल्स और कॉलेजेज का बहिष्कार होता है, विद्यार्थी टीचर सभी करते हैं। फॉरेन गुड्स बंद, लिकर शॉप्स बंद, लीगल प्रैक्टिसेस गिव अप, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बात ये थी कि हम लोग अपने यहाँ पे जो कपड़ा बनाते थे वो था खादी कपड़ा, और खादी का कपड़ा जो था ये बनाने में काफ़ी समय लगता था, टाइम, एफर्ट, मैनुअल लेबर काफ़ी ज़्यादा। तो ये खादी का कपड़ा बड़ा महंगा होता था, इसको लोग खरीदना एफर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो वापस से लोग अंग्रेजों के द्वारा मिल प्रोडक्शन वाला कपड़ा क्यों क्या करने लग गए? खरीदने लग गए। तो वहाँ तो हम लोग फेल हो गए। देन आफ्टर स्टूडेंट्स, टीचर्स का बात करते हैं, प्रोफेसर्स का बात करते हैं, तो हमारे भारत में ऐसा कोई यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई स्कूल था नहीं जो इनके नीड्स को कैटर कर सके। ऐसा कोई बड़ा स्ट्रक्चर मेरे पास नहीं था, हमारे पास नहीं था बेसिकली। जामिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बस यही गिने चुने नाम के हमारे पास विश्वविद्यालय थे। तो विद्यार्थी और टीचर्स और प्रोफेसर्स भी वापस से काम करने के लिए कहाँ जाने लग गए? कॉलेजेस, स्कूलों में जाने लग गए, ठीक है। लॉयर्स भी अपना वापस से अंग्रेजी अदालतों में जा कर के लीगल प्रैक्टिसेस, लीगल बेसिकली लॉ प्रैक्टिस करने लग गए। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मान सकते हो कि टाउन्स एंड सिटीज में ये क्या रहता है? फेल रहता है। टाउन्स एंड सिटीज में ये क्या हो गया बाबू? फेल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलेजेस का। विलेजेस यानी गांव। तो गांवों में किसान होते हैं। अब तुम ले लो रीजन अवध का। अवध में बाबा रामचंद्र नाम के एक व्यक्ति थे जो गांव के किसानों के नेता बनते हैं। अवध लखनऊ के रीजन में आता है, लखनऊ बेसिकली अवध के ही रीजन में आता है। आज भी जान रहे हैं लखनऊ को रजवाड़ों की धरती बोलते हैं। तो उस जमाने में भी काफ़ी ख्याति थी लखनऊ की। अभी यूपी मतलब उत्तर प्रदेश होता है, उस समय यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस होता था, बस इतना ही अंतर था। सुनेंगे बाबू ध्यान से। और यूपी की सीमाएं जो हैं ये आपको पता ही है, बिहार से लगती हैं, ध्यान से समझेंगे। तो गांव अवध में, अवध वाले रीजन में बाबा रामचंद्र ने किसानों के लिए स्ट्रगल, आंदोलन शुरू किया। और इन किसानों का आंदोलन जो था ये था तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। किसके खिलाफ था बाबू? तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। बात समझे? लैंडलॉर्ड्स यानी जमीन के मालिक, तालुकदार यानी वो बड़े बड़े गांवों के मालिक जिनको मुगल समय में टैक्स कलेक्शन का
बेसिकली दीवानी राइट जिसको कह लो मिला था। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये चीज़ें थी, है ना। एक मिनट जरा रुकेंगे। हाँ जी, तो गाँव में किसानों का आंदोलन किसके खिलाफ था? लैंडलॉर्ड्स या ताल्लुकदार्स के खिलाफ, ठीक है। और अवध के गाँव में इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र एक गिरमिटिया मजदूर थे, इंडेंचर्ड लेबरर थे, जो फीजी से लौटे थे। मतलब आप सीधा समझो फीजी से लेबरर का काम करके लौटे थे, ये अपने गांव आए थे, ठीक है। और किसानों के लिए जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलके और भी कई नेताओं के साथ मिलके बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने बैठाया था अवध किसान सभा। क्या बैठाया था? अवध किसान सभा। और ये बैठाया था अक्टूबर 1920 में। कब बैठाया था बाबू? अक्टूबर 1900। अगले साल नॉन कोऑपरेशन शुरू होगा, अगले साल यानी 1920 में ही बैठाया था ना। 1921 में शुरू होना है ना नॉन कोऑपरेशन, तो याद है ना। तो नॉन कोऑपरेशन शुरू होने से पहले ही इन्होंने क्या किया था? अवध किसान सभा बैठाया था। बात समझ आ रहा है? अब एक बात बताओ, किसानों का आंदोलन है किसके खिलाफ? जमींदारों के खिलाफ। क्योंकि जमींदारी तो उनसे बहुत ज़्यादा रेंट लेते थे, जमींदारी तो उनको बेगारी खटवाते थे, जमींदारी तो उनको कहते थे कि हम आओ हमारे जो है एग्रीकल्चरल फील्ड्स में फ्री में काम करो। अब किसानों ने इस बात को अपोज करते हुए कई जगहों पे भारत में नाई धोबी बंद की घोषणा की थी। नाई धोबी बंद यानी बार्बर्स एंड वाशरमैन्स अपनी सर्विसेज जो हैं ये रिच लैंडलॉर्ड्स को देने से क्या कर दिए? मना कर दिए कि हम अपनी सेवाएं आपके लिए देंगे, आपको हम सेवा ही नहीं करेंगे, आपको सेवा ही नहीं देंगे। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन ये आंदोलन यही खत्म नहीं हुआ। जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, जब स्वराज यानी सेल्फ रूल की बातें होती हैं, तो ये किसान व्यापारियों के घरों पे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के घरों पे डाका डालते हैं, हमला करते हैं, जो इकट्ठा किया हुआ अनाज है उसको लूट लेते हैं। ये सारे काम ये किसान करते हैं और हर जगह पे गांधी जी के नाम का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ आ रहा है? गांधी जी का नाम का इस्तेमाल यहाँ गलत चीज़ों के लिए हो रहा है, वायलेंस करने के लिए हो रहा है। बात समझ रहे हैं? हाँ, यहाँ गांधी जी का नाम का इस्तेमाल करके आंधी लाई जा रही है। चलिए ध्यान देंगे बाबू। अब बात करते हैं ट्राइबल एरियाज का। तो देखो, अंग्रेजों ने फॉरेस्ट एक्ट और अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी जिस हिसाब से डिजाइन की कि सालों से रह रहे जंगल में जो लोग थे उनको जंगल छोड़ना पड़ा, उनको अपने ही घर से बेघर कर दिया गया। ये आप सोचो, वो लोग थे जो जंगलों में सालों से रह रहे हैं, इनके बाप दादा का जमीन, ये जमीन वमीन कुछ मान ही नहीं रहे हैं, जहाँ मन घूम रहे हैं, जो मन खा रहे हैं, जानवर के साथ घूम रहे हैं, जानवर का शिकार वगैरह सब कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास जीवन जी रहे थे। और अंग्रेज लेकर के आ गए फॉरेस्ट एक्ट वगैरह, और इसके तहत पूरा जंगल का जो एरिया था उसको इनक्लोज कर दिया गया। इन लोगों को बोला गया आप मवेशी नहीं चरा सकते हो, आप लकड़ी नहीं इकट्ठा कर सकते हो, आप जंगली प्रोडक्ट्स नहीं इकट्ठा कर सकते हो। तो इन लोगों पे ये बंदिशें लगाई गई। अब ये बंदिशें खराब लगने लग गई लोगों को। ऑब्वियस सी बात है, आपके घर से अगर आपको कोई रातों रात आकर निकाल दे, आपको अच्छा थोड़े लगेगा। तो इसी क्रम में गुडेम हिल्स के आंध्र प्रदेश में एक क्रांतिकारी जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू, इनकी कहानी हमें पढ़नी है। अल्लूरी सीताराम राजू एक मिस्टिकल फिगर थे। ये दावा करते थे कि अंग्रेजों की गोली भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये बोलते थे कि हम ग्रहों नक्षत्रों की दिशा यानी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ये कर पाते थे, अनुमान लगा पाते थे, ऐसा इनका कहना था। और ये भी कहते थे कि हम हील कर सकते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं, छू करके ऐसा ठीक कर देंगे। ठीक है, तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है ये अपने लोगों के लिए गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक का यूज करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक यानी पहाड़ों पे, पेड़ों पे छुप छुप के अंग्रेजों पे आक्रमण करना, ये वाली टेक्निक को ही गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक कहेंगे। तो इस टेक्निक का यूज करके अल्लूरी सीताराम राजू जो है ये लोगों पर हमले, अंग्रेजी सरकार के प्रशासकों पर हमले करते हैं। लेकिन फाइनली अल्लूरी सीताराम राजू को 1924 में यानी 1924 में कैप्चर कर लिया जाता है और इनको मृत्यु दंड दिया जाता है। तो इस तरह से जो गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में रिबेलियन शुरू हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण से, वो भी खत्म हो जाता है एक तरह से। अल्लूरी सीताराम राजू को लोक नायक माना जाता है। अगर हम बात करते हैं तो अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी का पूरा समर्थन करते थे। गांधी जी के स्वराज कॉन्सेप्ट जो है उसका भी वो आदर करते थे। उनका कहना था कि हाँ भाई नॉन कोऑपरेशन भी सही है, सारा चीज़ है, लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू बस वायलेंस ना करो इस बात में नहीं मानते थे। राजू जी का कहना था कि हिंसा के दम पे ही हम भारत को आज़ाद कराएंगे अंग्रेज से। भारत को मतलब आप ले लो, ये अपने जगह की लड़ाई थी,
तो अपने लोकेलिटी के लोगों को बचाएंगे हिंसा की मदद से अंग्रेजों से। तो ये कहना था, बस नॉन वायलेंस को ये सपोर्ट नहीं करते थे। हाँ, बाकी सब चीज़ सपोर्ट करते थे, नॉन कोऑपरेशन को सपोर्ट करते थे, खादी पहनने को सपोर्ट करते थे, स्वराज को सपोर्ट करते थे, सब कुछ को सपोर्ट कर रहे हैं, बस नॉन वायलेंस को छोड़ के। अब बात करते हैं बाबू प्लांटेशन वर्कर्स के स्वराज, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज के क्या मायने थे। तो देखो, प्लांटेशंस पहले एक ऐसे एरिया को बोलते हैं जहां सिमिलर काइंड ऑफ क्रॉप बहुत दूर दूर तक लगा होता है। प्लांटेशन फार्मिंग एक कॉमर्शियल फार्मिंग का हिस्सा है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लेबर लगता है, इसमें दूसरे राज्यों से भी लेबर आते हैं खटने के लिए। तो उस जमाने में भी चाय के बागान वगैरह यानी टी प्लांटेशंस वगैरह हुआ करते थे आसाम में, और यहाँ मजदूर काम करने आते थे। यहाँ जो मजदूर काम करने आते थे उन पर लगता था एक कानून, जिस कानून का नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। और ये 1859 का कानून था, यानी 1859 का कानून था। कब का कानून था बाबू? 1859 का। इस कानून के हिसाब से प्लांटेशन वर्कर्स प्लांटेशन से आने और जाने के लिए, आने और जाने से पहले ऑथोरिटीज़ का परमिशन लेते। किसका परमिशन लेते? ऑथोरिटीज़ का। और मोस्ट ऑफ द केसेज में ऑथोरिटीज़ कभी परमिशन देते ही नहीं इनको। एक बार प्लांटेशन में काम करने चले जाते, वहीं अटक जाते, इनका गांव से सारा लिंक टूट जाता था। बात समझे? तो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का मायने ये था कि ये अपने गांव से लिंक रिटेन यानी बनाए रख पाएँ, जब मन आ पाए जब मन जा पाए, ये मूव फ्रीली इन एंड आउट का इनको रहे आज़ादी। और जब इन्होंने गांधी जी स्वराज ला रहे हैं ऐसा सुना, जब इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो सारे प्लांटेशन वर्कर्स, मोस्टली प्लांटेशन वर्कर्स अपना काम धंधा छोड़ के बैग पैक करके निकल गए। बैग तो नहीं होता था उस जमाने में, झोला उठा के चल गए। और उस दिन चल रहा था रेलवेज एंड स्टीमर्स का स्ट्राइक, और ये फंस गए। पुलिस ने इनको बर्बरतापूर्वक पीटा और वापस से इनको प्लांटेशन में काम करने के लिए जाना पड़ा। तो इस तरह से प्लांटेशन वर्कर्स का जो लड़ाई था नॉन कोऑपरेशन के तहत, वो भी क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। उसका भी कोई परिणाम देखने को मिलता है तो नहीं। तो इस तरह से आप देखोगे कहीं ना कहीं मूवमेंट टाउन्स में भी फेल हो गया। जिस मकसद के लिए शुरू हुआ था वो सही से हो नहीं पाया। विलेजेज में भी बस ये किसान वर्सेस जमींदार की लड़ाई बन के रह गई। अलूड़ी सीताराम राजू भी पता ही है 1924 में। और प्लांटेशन वर्कर्स वो भी बड़े बर्बरतापूर्वक पीटे गए थे। तो अब ये हंसी मत दिलाओ, बड़ा सीरियस टॉपिक है। तो अब ये आंदोलन जो था आखिरकार इसके तहत गोरखपुर ज़िले में, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, उसमें चौड़ी चौड़ा नाम का एक गांव था। वहाँ पे पुलिस और जनता के बीच हिंसक झड़प हो जाती है इसी आंदोलन के दरमियान, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हो जाती है। 22 पुलिसकर्मी मर जाते हैं बेसिकली, और 5 प्रदर्शनकारी भी शहीद, 5 प्रदर्शनकारी भी मर जाते हैं। इस घटना से आहत होकर गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अच्छा, ये घटना होती है 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को, और 7-8 दिन बाद 12-13 फरवरी तक जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसको क्या कर दिया जाता है? ख़त्म कर दिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ एक खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हुआ था, तो उसका भी अब सारा प्रभाव खत्म हो जाता है। 1922 में टर्की एक सेक्युलर स्टेट के रूप में फॉर्म हो जाता है। वहाँ के लोगों ने मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में टर्की को आज़ाद करा दिया, और 1924 में टर्की से खिलाफत का जो मूवमेंट है, खलीफा का जो पोजीशन है, वो सब खत्म हो जाता है। तो जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जिस खलीफा को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जिस खिलाफत के लिए भारत के मुस्लिम लड़ रहे थे, वो खुद 1922 और 1924 में ख़त्म हो जाता है। तो नॉन कोऑपरेशन ऐसे ख़त्म हो गया और खिलाफत मूवमेंट ऐसे ख़त्म हो गया। तो ये आंदोलन पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। इनका कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। नो डाउट कि इससे काफ़ी चेंजेज आते हैं अंग्रेज़ों के रुख में और गवर्नेंस में, ये सारी बातें, लेकिन कुछ विशेष जो ठोस होता है, डोमिनेंट स्टेटस वगैरह, ऐसा कुछ हम लोगों को नहीं मिलता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। ठीक है, ये चीज़ें आपको अभी तक वाली समझ आ गई हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत जो चीज़ें आप दोनों ही बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो आएंगे बाबू,
बात करते हैं अब हम नॉन कॉपरेशन खिलाफत का। तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत तो 1920 में कंप्लीटली बंद, खत्म कहानी। अब आगे बढ़ने से पहले हम अंग्रेजों के द्वारा लाए दो कानूनों के बारे में आपको बता रहे हैं। फर्स्ट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट, सेकंड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो देखो इंडियन काउंसिल्स एक्ट अंग्रेजों ने कब लाया था? 1909 में। इसे हम बुलाते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्या बुलाते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और मिंटो वाइसराय था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाइसराय के नाम पे ही रिफॉर्म का नाम पड़ता था। आप इतना ध्यान में रख लीजिए कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत मुसलमानों को भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। क्या मिल गया? सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का कैसे समझेंगे सर? तो सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब आप इतना समझिए कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी जिन जिन इलाकों में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट या सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी मिला है वहाँ मुस्लिम ही वोट डालेगा और मुस्लिम ही नेता बनेगा। वो जगह किसके लिए एक तरह से मान लो कि रिजर्व हो गया है, मुसलमानों के लिए। बात समझ आ रहा है? सेपरेट इलेक्टोरेट लाने का ये जो डिमांड है ये किया गया था मुस्लिम लीग पार्टी के द्वारा, जिसका गठन हुआ था नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा 1906 में। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग पार्टी जिसने पाकिस्तान बनाया है उसका गठन 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका एंड आगा खान के द्वारा किया गया था। नहीं जरूरी है, आप इसको भूल भी सकते हैं, ठीक है। हर याद रखिएगा, चीज़ को याद नहीं रख लीजिएगा, एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। बढ़े आगे। आगे आता है बाबू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको हम बुलाते हैं मॉन्टेगू केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स। क्या बुलाते हैं? मॉन्टेगू केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स। वही बात है, मॉन्टेगू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, केल्म्सफोर्ड वाइसरॉय है और उसके द्वारा लाया गया रिफॉर्म है। और इसी के तहत एक एक्ट आता है जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आप ये समझो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत में आई डायरकी। डायरकी यानी एक गवर्नर बैठेगा, एक मिनिस्टर का शासन होगा। प्रोविंशियल असेंबलीज में एक गवर्नर चलाएगा, एक मिनिस्टर चलाएगा। यानी गवर्नर लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, मिनिस्टर एजुकेशन कल्चर ये सब मुद्दा देखेगा। इतना नहीं याद रखना, तुम इतना याद रखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत भारत में अब दो लेवल पर इलेक्शंस होने थे, एक सेंट्रल और एक प्रोविंशियल। सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया, दो हाउसेस थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। उस समय में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 सदस्य और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में 60 सदस्य हुआ करते थे। आप बस इतना याद रखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत इंडिया को फेडरेशन बनाने का थोड़ा बहुत काम किया गया था। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में थोड़े रिफॉर्म्स लाने के प्रयास किए गए थे। इंडिया के लीडर्स को पॉलिटिक्स में लाने का प्रयास किया गया था। तो समझ आ रहा है? इतना बात याद रहेगा, आगे की कहानी को पढ़ने के लिए जरूरी है। बात नहीं करेंगे, इधर ध्यान देंगे। तो ये दो एक्ट आ चुके थे, इतना आपको समझ आ रहा है। और अब वापस से आइए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो चुका है, भारत के नेता परेशान है ना। जस्ट अ मिनट। तो इस खराब स्थिति में भारत के नेता, कुछ नेता जैसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू बातें करते हैं कि वापस से चलो पॉलिटिक्स की तरफ, काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ। तो इन्होंने बनाया स्वराज पार्टी। इन्होंने क्या बनाया दोस्तों? स्वराज पार्टी, ठीक है। तो स्वराज पार्टी बना करके इन्होंने बातें की कि नहीं ध्यान देंगे। तो स्वराज पार्टी बना के इन्होंने बातें की कि चलो वापस से काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ, यानी प्रोविंशियल जो काउंसिल है उसका हिस्सा बनते हैं, पॉलिटिक्स में घुसते हैं, कुछ पावर भी आएगा और फिर अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। देखो आपकी किताब में दो पार्टी है जिसने काउंसिल पॉलिटिक्स की बातें की थी। पहला पार्टी है जस्टिस पार्टी, नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी। वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस जाने की बात की थी ताकि ब्राह्मण्स के पास जो पावर है वो थोड़ा हमारे पास आ पाए। वो जस्टिस पार्टी थी, उसमें मुदालियर वगैरह लोग आते थे। और ये पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? स्वराज पार्टी। इसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे लोग आते हैं, ठीक है। तो ये बातें करते हैं कि चलो वापस से काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ, ओके। लेकिन मोतीलाल नेहरू जी के बेटे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की कुछ अलग मंशा थी।
ये चाहते थे कि एक बड़ा जन आंदोलन किया जाए, एक ऐसा जन आंदोलन किया जाए जिसमें हम सीधा अंग्रेज़ों से जो है लोहा लें, या फिर कह लीजिए अंग्रेज़ों से डायरेक्ट हम बातें करें। ठीक है, तो ये एक रेडिकल यानी अतिवादी जन आंदोलन चाहते थे। ठीक है, अभी इसी समय इंडियन पॉलिटिक्स को दो फैक्टर्स हैं जो शेप करते हैं। पहला है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। देखिए 1926 के बाद दुनिया भर में आर्थिक तंगी आते हुए हमें देखने को मिलती है, यानी अर्थव्यवस्था दुनिया जो है वो खराब हो जाती है। इसका कारण ये रहता है कि डिमांड खत्म हो जाता है, सप्लाई वही रहता है, सप्लाई उल्टे बढ़ ही जाता है। यानी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा था, चीज़ें बन रही थी, लेकिन थोड़ा पंखा वंखा बंद कर दीजिएगा वो। हाँ, तो कहने का मतलब है चीज़ें बन रही थी लेकिन उसको कंज्यूम करने वाले लोग नहीं थे, उनको खरीदने वाले लोग नहीं थे। ठीक है, अब आप सोचो ना, अगर चीज़ें बनती जाएंगी, खरीदने वाले लोग नहीं होंगे तो प्राइसेस घटता जाएगा ना, दाम कम होता जाएगा और एक समय आएगा जब एकदम नल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिर जाते हैं। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन के दरमियान जो एग्रीकल्चरल प्राइसेज हैं वो गिर जाते हैं, बिल्कुल चीज़ों का दाम गिर जाता है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है। इससे भारत के किसान भी प्रभावित होते हैं क्योंकि उन्हें उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल पाता है। और दूसरा फैक्टर रहता है भारतीय नेताओं का घोषणात्मक प्रवृत्ति। अब भारत के नेता अंग्रेजों से अपील, आग्रह, निवेदन ये सब करना छोड़ देते हैं और सीधा 1 to 1 बातें करने लग जाते हैं कि अब चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इन दोनों के बारे में हम आपको विस्तार से पढ़ा रहे हैं, बट आप अभी ध्यान देंगे तो बातें ये हैं कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण से किसानों की स्थिति खराब होती है और असर्टिवनेस ऑफ इंडियन लीडर्स आता है। ये 2 फैक्टर्स हैं जो उस समय इंडियन पॉलिटिक्स को शेप करते हैं, यानी 1920 से 1929 के दरमियान इंडियन पॉलिटिक्स को शेप करते हैं। अच्छा, याद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ही ये बात हुई थी कि हर 9-10 साल में एक आयोग का गठन होगा जो भारत जाएगा ये देखने के लिए कि भारत के संवैधानिक और राजनीतिक तरक्की के लिए क्या किया जा सकता है, भारत में और कौन से कानून लाए जा सकते हैं जिससे भारत के लोगों का बेहतरी हो। तो ऐसा ही एक आयोग का गठन हुआ सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, जिसमें 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे, एक भी इसमें इंडियन नहीं था। और ये भारत आया देखने के लिए कि कैसे भारत का संवैधानिक ढांचा चल रहा है और क्या बदलाव हो सकते हैं ताकि भारत का जो राजनीति है, जो संवैधानिक ढांचा है वो बेहतर हो। तो जब ये भारत आया तो चूंकि इसमें एक भी सदस्य नहीं थे भारतीय, तो इसलिए भारत के लोगों ने इसको अपोज किया, गो बैक साइमन के नारे लगाए गए जब ये भारत आया तब। और ये आंदोलन इतना बढ़ा कि इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सारी पॉलिटिकल पार्टी आकर के सम्मिलित होती है और साथ में साइमन वापस जाओ का नारा लगता है। आपको बता दें कि इसी नारा लगाते समय लाहौर पंजाब में शेरे पंजाब कहलाने वाले लाला लाजपत राय भी साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे, जब स्कॉट ने ज़बरदस्ती पुलिस के माध्यम से लाठी चार्ज करा के, लाठी मरवा के जो है उनको इस तरह से मारा कि हॉस्पिटल में 10-15 दिन गुजारने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ही लेने के लिए जो भगत सिंह हैं ये स्कॉट को गोली मरवाना चाहते हैं राजगुरु के माध्यम से, लेकिन गोली लग जाती है सॉन्डर्स को और फाइनली भगत सिंह को फांसी हो जाती है 23 मार्च 1931 को, मात्र 23 की एज में। ठीक है, तो कभी भगत सिंह के बारे में भी हम आपको पढ़ा देते हैं, बट पहले इधर आओ। तो आपको साइमन गो बैक का नारा लग रहा था, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो देखो, जब साइमन गो बैक का नारा लग रहा था, देश भर में आंदोलन हो रहे थे, तब उस समय जो वाइसराय लॉर्ड इरविन था उसने एक खाली प्रस्ताव रखा भारत के नेताओं के सामने डोमिनियन स्टेटस का। उन्होंने बोला कि भाई डोमिनियन स्टेटस तुम लोगों को कभी फ्यूचर में दे देंगे, ठीक है, तो तुम लोग ये नारा वाला लगाना बंद कर दो। लेकिन भारत के नेता इसका समर्थन कर नहीं रहे थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की भी बातें इन्होंने की कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाना, और भारत के नेताओं को बोला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आना और फ्यूचर में बनने वाले संविधान पर भी डिस्कशन कर लेंगे, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन पर भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए किया लॉर्ड इरविन ने, ताकि लॉर्ड इरविन चाहते थे कि
जनता को किसी तरह से मतलब बहला लिया जाए। लेकिन हमारे भारत के नेता इन दोनों बातों के उस समय खिलाफ थे, कांग्रेस के नेता इन दोनों बातों के उस समय खिलाफ थे। अब जरा एक और टॉपिक पढ़ा दें, डेथ ऑफ शेरे पंजाब लाला लाजपत राय 1928 में लाठी चार्ज के कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है। भगत सिंह और राजगुरु इसी के क्रम में जॉन पी सैंडर्स को गोली मार देते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर नाथ दत्त फिर एक बॉम्ब भी फेंकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1929 में। वो बॉम्ब किसी नेता, उस बॉम्ब के कारण से किसी नेता की हत्या नहीं होती है। एक छोटा सा बॉम्ब रहता है, मतलब छोटा सा बॉम्ब कहने का मतलब है ये कोई उतना बड़ा बॉम्ब नहीं है, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, ओके। तो ये खाली स्थान पर फेंकते हैं और उसके बाद ये नारा लगाते हैं कि लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन डाउन विथ इम्पेरियलिज्म, यानी इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और इसी के बाद भगत सिंह, बटुकेश्वर नाथ दत्त, जतिन दास, सुखदेव, राजगुरु सबको गिरफ्तार किया जाता है, सेंट्रल जेल में, लाहौर सेंट्रल जेल में रखा जाता है। एंड देन आफ्टर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। और 23 मार्च को हर साल हम लोग शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। अब आइए बात करते हैं, भगत सिंह जैसे नेता जो थे ये भारत में कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में घोषणात्मक प्रवृत्ति लेकर के आए थे, यानी असर्टिवनेस लेकर के आए थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये युवा नेता थे और इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग रखी, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का एक सेशन हुआ जहाँ पे पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया। और अगले ही साल यानी 26 जनवरी 1930 को, याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में बड़ी सभा के सामने मंच से भाषण दिया, जिसको हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस स्पीच या फिर पूर्ण स्वराज स्पीच कह के बुलाते हैं। तो पूर्ण स्वराज स्पीच कब दिया गया है? 26 जनवरी 1930 को, और यही पूर्ण स्वराज दिवस के नाम से मनाया जाता है। इसी दिन को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस के नाम से मनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू के इस प्रोग्राम से, इस योजना से बहुत ज़्यादा लोग नहीं जुड़ते हैं। गांधी जी को चाहत थी एक ऐसे आंदोलन की जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जुड़ें, बहुत सारे लोग जुड़ें। तो इसलिए गांधी जी फैसला लेते हैं कि अब हम लॉर्ड इरविन को 11 मांग रखते हुए एक पत्र लिखेंगे। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी, याद रखिए 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज का स्पीच हुआ है। ठीक 5 दिन बाद गांधी जी इरविन को एक पत्र लिखते हैं जिसमें 11 डिमांड्स डालते हैं। और 11 डिमांड्स इस तरह से डालते हैं कि जिससे पूरा भारत का वर्ग का, मतलब सामाजिक वर्ग का हर व्यक्ति रिलेट कर पाए। और उन्हीं मांगों में से एक डिमांड ये था कि जो व्यापार पर, उत्पादन पर एकाधिकार है, सॉल्ट के उत्पादन पर जो एकाधिकार है, यानी सॉल्ट, नमक जैसी बुनियादी चीज़ को अंग्रेज़ों ने ये कहा सॉल्ट एक्ट ला करके कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट हम बनाएंगे, यानी अंग्रेज बनाएंगे, हम भारत के लोग सॉल्ट नहीं बना सकते थे, ये कह दिया अंग्रेज़ों ने। तो गांधी जी ने बोला कि इस एक्ट को ख़त्म करो, इस सॉल्ट एक्ट को ख़त्म करो, ठीक है। अंग्रेजों की जो मोनोपोली थी सॉल्ट पे, इसको ख़त्म करने की भी बात गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को लिखे गए इस पत्र में कही, ठीक है। अच्छा, गांधी जी ने 11 मार्च तक का समय दिया था इरविन को रिप्लाई देने के लिए, यानी गांधी जी ने इरविन को बोला कि 11 मार्च 1930 तक जवाब अगर नहीं आया, अल्टीमेटम दिया था, एक अंतिम चेतावनी कि अगर जवाब नहीं आया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन वापस से शुरू होगा जिसमें हम कानून तोड़ के दिखाएंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा वो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इरविन का जवाब नहीं आया। और जब इरविन का जवाब नहीं आया तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने जो साबरमती का आश्रम है वहाँ से 240 मील यानी 240 माइल्स का एक यात्रा किया 78 वॉलंटियर्स को अपने साथ ले करके। और ये यात्रा कब ख़त्म होती है? 6 अप्रैल 1930 को। यानी ये 24 दिनों तक चलने वाली एक यात्रा थी जिसमें कि 240 मील कवर करना था, 240 माइल्स कवर करना था। और इसमें गांधी जी के साथ और भी 78 लोग थे जो अपनी इच्छा से गांधी जी के साथ जुड़े थे। गांधी जी पैदल यात्रा करते हैं, इसमें लोगों से मिलते हैं, उनकी मांगों को सुनते हैं और गांधी जी को सुनने के लिए जहाँ जहाँ पे वो रुकते हैं बेसिकली वहाँ पे लोगों का एक हुजूम जो है वो इकट्ठा होता है, ठीक है। तो ये नहीं, वो अपनी चाहत से गांधी जी के साथ जुड़े थे। इसमें विनोबा भावे थे और भी कई सारे नेता लोग थे, महिलाएं भी थी जैसे कि आपका सरोजनी नायडू वगैरह भी थी शायद से इसमें, ठीक है। तो आइए, इतना नाम हमें किताब में दे नहीं रखा है, हमें बस 78 वॉलंटियर्स की बातें किताब में दे रखी हैं।
तो गांधी जी ने फाइनली 6 अप्रैल को डांडी पहुंच के जो नमक कानून है, सॉल्ट लॉ है, इसको तोड़ा। अब अंग्रेजों ने क्या कहा था, आप सॉल्ट नहीं बना सकते हो। गांधी जी कोस्टल टाउन ऑफ डांडी पहुंचे और वहाँ से एक मिट्टी का ढेला उठाए, बोले उबालो इसको, वो उबल गया, नमक बन गया और इस तरह से सॉल्ट का प्रोडक्शन हो गया, यानी सॉल्ट लॉ जो है वो एबोलिश हो गया, वो टूट गया। तो गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा और लॉ तोड़ने से रिलेटेड है, यानी ये क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस तरह से सॉल्ट लॉ को तोड़ना एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। और गांधी जी के नमक कानून को तोड़ने के बाद देश भर के विभिन्न जगहों पे अलग अलग सत्याग्रहियों ने, अलग अलग लोगों ने नमक कानून को तोड़ना शुरू कर दिया। इसी क्रम में देश भर में हजारों लोगों ने जो है नमक कानून तोड़ा। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, लीकर यानी दारू की दुकानों के बाहर धरना दिया गया, किसानों का भी आंदोलन शुरू हो गया और फॉरेस्ट लॉज का भी वायलेशन होने लग गया। यानी जो जंगल के लिए बनाए गए कानून हैं उनको भी लोग तोड़ने लग गए, उनका भी उल्लंघन होने लग गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं सॉल्ट लॉ के टूटते के साथ ही। ठीक है, इतनी अराजकता बढ़ गई थी कि अंग्रेज को बीच में आना तो था ही, अंग्रेज कुछ ना कुछ तो करते ही। तो देखो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कांग्रेसी नेताओं को एक एक करके उठाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ कई हिंसक झड़पें होती हैं, ये भी हमें देखने को मिलता है। फ्रंटियर गांधी या गांधी जी के एक बहुत बड़े शिष्य थे जिनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। तो अब्दुल गफ्फार खान को जो है पेशावर से गिरफ्तार कर लिया गया। खुदाई खिदमत गढ़ आंदोलन वही चलाए थे, हालांकि एनसीईआरटी की किताबों में इसका मेंशन नहीं है तो छोड़ देते हैं इसको। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। अब जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया तो सोलापुर जगह है, वहाँ के वर्कर्स ने जो है बड़ा गंदा बवाल काट दिया। इसी क्रम में सत्याग्रहियों पर हमले हुए अंग्रेजों के द्वारा। करीबन 1 लाख सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं डांडी मार्च के बाद अंग्रेजों के रिस्पॉन्स के रूप में। ठीक है, अब आता है बाबू गांधी एडविन पैक्ट, है ना। एक मक्खी पूरा का पूरा लेक्चर तबाह कर दिया। गांधी इरविन पैक्ट साइन होती है 5 मार्च 1931 के दिन। देखो बढ़ती हिंसा को देखते हुए, अपने नेताओं को गिरफ्तार होते हुए देखते हुए, सत्याग्रहियों को जेल में बंद देखते हुए गांधी जी फैसला लेते हैं कि इस आंदोलन को बंद कर दिया जाए। 1931 में गांधी जी इस आंदोलन को बंद करने का फैसला लेते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करने का फैसला लेते हैं। और इसी क्रम में वायसराय और गांधी जी के बीच एक समझौता साइन होता है जिसको हम लोग बुलाते हैं गांधी इरविन पैक्ट। और ये गांधी इरविन पैक्ट कब साइन होता है, 5 मार्च 1931। याद रखेंगे डांडी मार्च कब हो रहा है, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, और ये पैक्ट अगले साल साइन हो रहा है। इस पैक्ट के तहत ये बातें होती हैं कि सरकार राजी होती है कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर दिया जाएगा और कोस्टल एरियाज में यानी तटीय क्षेत्रों में लोग सॉल्ट बना पाएंगे, लेकिन वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होना चाहिए, मार्केट में बेचने के लिए नहीं होना चाहिए। और गांधी जी ये बेसिकली सहमति देते हैं कि ठीक है हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। देखो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ था लंदन में, सारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में ही होता है। तो उसमें कांग्रेस नहीं गई थी, उसमें कांग्रेस के नेताओं ने उसका बहिष्कार किया था, गांधी जी ने भी बहिष्कार किया था। उसमें बहुत सारे लोग गए थे, भारत के भी कई प्रिंसली स्टेट्स के राजा गए थे और भी लोग गए थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं गए थे। तो महात्मा गांधी हामी देते हैं अंग्रेजों को कि हाँ मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन आऊँगा। ठीक है, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है, अच्छा गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने लंदन कब जाते हैं, 1931 में जाते हैं। ये ध्यान रखेंगे गांधी जी कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। तो जब गांधी जी वापस आते हैं तो गांधी जी देखते हैं कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, अब्दुल गफ्फार खान हो गए, अबुल कलाम आज़ाद हो गए, ये सारे जेल में रहते हैं। तो वापस से कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये डिसाइड करती है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से शुरू किया जाए। लेकिन 1932 में शुरू होने वाले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने अपना जो मोमेंटम था उसको खो दिया था। मोमेंटम यानी कि जो पेस था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ख़त्म हो चुका था। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। तो आज अभी के लिए इतना ही रखो, है ना। अभी हमने आपको
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में होने वाली चीज़ों के बारे में बता दिया है। ओके, एंड देन आफ्टर हम आपको बताएंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे लोग शामिल होते हैं। रिच पीजेंट कम्युनिटी आती है, इसमें गरीब किसान आते हैं, इसमें बिजनेस क्लास आते हैं, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, विमेन, ये सारे कैसे इसमें शामिल होते हैं। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दो समूह नहीं भी शामिल होता है, डिप्रेस्ड क्लासेज एंड मुस्लिम्स, इसके बारे में, इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। एंड देन फर्स्ट इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, ये सर मोहम्मद अलामा इकबाल के द्वारा दिया जाता है। ये जब आप पढ़ लोगे तब भारत में राष्ट्रवाद का ग्रोथ जो है पेंटिंग्स के माध्यम से, हिस्ट्रीज के माध्यम से कैसे होता है, इसको पढ़ाने के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हम आपको पढ़ाएंगे एंड देन आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये वन शॉट का फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट कल आपको मिलेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।